हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लीजी के साथ अभी लोग उसी मिस्टी माउंटेन का सफर तय ही कर रहे होते हैं कि बीच में उन्हें वही लाओशॉन का ठिकाना मिलता है जहां पे इन सभी ने हमला कर दिया था, और वहां से उन्हें मिस्टी माउंटेन की तरफ जाने का एक नक्शा मिलता है। अब आगे उसी नक्शे को फॉलो करते हुए वो मिस्टी माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। साथ ही उस खेमे के अंदर यहाँ लीजी को स्काई थंडर फायर सीड भी मिल जाता है, जिसका यूज करके वो हेवन की एक छोटी सी बिल्डिंग को रिपेयर भी करता है। लेकिन यहाँ इनके ऊपर अब भी मुसीबत बनी होती है, क्योंकि लीजी का जो दुश्मन होता है लिंगोंग, वो अब भी उसे मारने के लिए लीजी का पीछा करते हुए मिस्टी माउंटेन की तरफ ही आ रहा है, जहाँ उसके खबरियों ने उसे ये भी खबर दी है कि 10 सालों के बाद वो ये स्नेक फिर से वहाँ पे देखा गया है, जिसके इनर कोर को वो लिंगोंग किसी भी हालत में पाना चाहता है, क्योंकि वो अपने अभी कल्टीवेशन के बॉटल नेक के पोजीशन पे पहुंच चुका है। और ऐसी पोजीशन का मतलब है कि वो एक ही लेवल पे स्टक हो चुका है और आगे नहीं बढ़ रहा है। जब तक वो ये स्नेक के इनर कोर को नहीं डिवोर करेगा, तब तक वो इस बॉटल नेक के सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए वो अपने सारे आदमियों समेत मिस्टी माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है, ताकि एक ही तीर से दो निशाने लग जाए। एक तो वो लीजी को भी मार सकता है, दूसरा वो ये स्नेक का भी शिकार कर सकता है। होती है जहाँ हमें उसी लिंगोंग को दिखाया जाता है, जो एक जगह पड़ाव रखते हुए वहाँ कल्टीवेट कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, वो बॉटल नेक की सिचुएशन में स्टक है, इसलिए वो स्मूथली कल्टीवेट नहीं कर पाता और हाँफने लगता है। तभी एक सर्वेंट आ करके उसे जासूसों की रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि उस जंगल में उसके जासूसों ने जो मिलिट्री कैंप लगाया था, उन्हें किसी ने ढूंढ लिया है और बुरी तरीके से सबको मार डाला है। कुछ लोग केवल बचे हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हैं। और जिन जासूसों पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, वो भी वहाँ पे नहीं है। अब ये सुनते ही यहाँ हम देखते हैं कि लिंग के अंदर एक तरह का शैतान मौजूद होता है, जो उसे उकसाने लगता है और उससे कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। अगर तुम उस लीजी को मारना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी को मुझे सैक्रिफाइस करना होगा। तुम अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो, उसके बाद देखो मैं उस लीजी का क्या करता हूँ। और उसी समय हम देखते हैं कि ये जो लिंग है वो लीजी से इतना नफरत करता था कि अपनी बॉडी को वो शैतान के हवाले कर देता है, और वो शैतान पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाता है। कि वो चिल्लाते हुए उस सर्वेंट को ये ऑर्डर देता है, मैं खुद उस ये स्नेक का शिकार करूंगा और फिर उसके इनर कोर को सबसे पहले अब्सॉर्ब करूंगा, और उसके बाद अगला शिकार लीजी का किया जाएगा। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीजी के साथ उसके साथी जो होते हैं वो आराम कर रहे होते हैं। यहाँ जो कुनियन होता है वो अपनी सफाई पेश कर रहा होता है कि हाँ, उसने थोड़ी देर पहले लीजी को जान से मारने का तो इरादा किया था, और ये मेरे लिए नहीं था बल्कि ये हमारी ही भलाई के लिए था। क्योंकि रॉयल फैमिली में हमें बस यही सिखाया जाता है कि जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अगर तुम्हारी पोजीशन लेने के लायक है तो उसे पहले खत्म कर डालो। अब आगे यहाँ कुनियन अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो एक्चुअल में सेकंड प्रिंस है यानहू किंगडम का। किंग यानहू उनके पिता है और वो उनका दूसरा बेटा है। और मेरा इस मिस्टी माउंटेन में आने का बस यही इरादा है कि मैं उस नाकाबंदी को यहाँ पे क्रॉस करने आया हूँ। मीन्स के यहाँ मिस्टी माउंटेन की तरफ से जाने वाला जो उसका यानहू किंगडम होता है, वहाँ पे किसी तरह की घेराबंदी होती है, वो उसे क्रॉस करके अपने किंगडम वापस जा रहा था। अब ये सुन के वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती हैं। लेकिन यहाँ लीजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो शीफी से इस माजरे को पूछता है कि इस यानहू किंगडम के राजा को फ्लेम टाइगर किंग कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है। उनके पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है जिसे सभी टाइगर डिस्ट्रॉइंग कंट्री कहते हैं, और इसके जो राजा है ये वर्ल्ड के 5 ओवरलॉर्ड्स में से एक माने जाते हैं। जिस पे लीजी को अब ये समझ में आता है कि तभी ये अगर उस राजा का बेटा है, इसीलिए इतनी अकड़ और घमंड दिखाता है। अब आगे कुनियन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है कि वो 3 दिन पहले कैंगलोंग आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ा था, ताकि उनकी उपजाऊ जमीन वाले हेवी एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन कांगलोंग आर्मी वालों ने उन्हें घेर लिया, तो वहाँ से सिर्फ कुनियन ही अपने आप को भाग करके बचा पाया है। अब ये सुन के तानियो उस पे भड़कने लगती है कि तुम्हें ये किंग यानहू ने टुकड़ी के साथ यहाँ पे भेजा था। फिर लीजी यहाँ पे फिर से पूछता है कि ये किस टुकड़ी के बारे में बात करते हैं, कि एक टुकड़ी यहाँ कैंगलोंग किंगडम पे अटैक करने के लिए भेजी गई थी, जो कि यानहू किंगडम ने ही करवाई थी। यानहू किंगडम ने उस विंग्ड स्नेक के साथ हाथ मिला लिया था, और ये दोनों ही साथ में अटैक करने के लिए कैंगलोंग किंगडम पे आए थे। और उन दोनों ही की तरफ के जो राजकुमार होते हैं, उन्हें एक तरह की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई थी। सारे लोग उसी प्रतिज्ञा के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगा था ये किसी तरह का रूमर है और सच नहीं है। लेकिन आज इसकी बात सुनकर के तो लगता है कि ये सच था। अब आगे कुनलुन ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ही उस सेना की टुकड़ी को लेकर के आया था। इस पे तानियो से कहती है कि वो तुम ही थे जो वहाँ से भाग गए थे, जिसकी सजा मेरे फादर को मिली, क्योंकि मेरे फादर वहीं के ही डिप्टी कमांडर थे।
जो कि ताइकांग कंट्री के प्रिंस मैंशन आर्मी को संभालते थे और वो तुम्हें ही पकड़ने के लिए 3 दिनों से लगातार पीछा कर रहे थे। लेकिन तुम वहाँ से भाग निकले और मेरे फादर पर सारा इल्जाम आ गया कि उन्होंने तुम्हें भगाने में तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन की है, दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है किसी भारी रिवॉर्ड को पाने के लिए। और उसी रात राजा ने उन्हें ये सजा सुनाई कि उन्हीं के घर में आकर के उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया और वो मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन लकीली मैं वहाँ से भाग गई थी। मेरे फादर के मौत के कारण के साथ साथ मेरी फैमिली को उजाड़ने के लिए वजह भी तुम ही हो, इसीलिए मैं उनका बदला लेकर के रहूंगी और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब ऐसा कहते हुए तानियो उस पर अटैक करने लगती है और कुनियुन उसके अटैक को डिफेंड कर रहा होता है, ये कहते हुए सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। अगर मैं वहाँ पे पकड़ा जाता तो वे लोग मुझे मार डालते, इसलिए मैं तो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागा था और ये मैं नहीं था जिसकी वजह से तुम्हारे फादर मारे गए। कुनियुन यहाँ पे तानियो को शांत करवाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब उस पे बदले की भावना इतना ज्यादा चढ़ गई थी कि वो अब किसी भी हालत में यहाँ कुनियुन को जान से मार डालना चाहती थी। आगे तानियो से लगातार यही कह रही होती है कि मेरे फादर के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। अब आगे कुनियुन भी अपने आप को बचाने के लिए उस तानियो से फाइट करने लगता है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मार करके इंजर्ड ना हो जाए, इसीलिए इस लड़ाई में शिफी कूद जाती है और अपने इंस्ट्रूमेंट से अटैक करके इन दोनों के अटैक्स को ही नलिफाई कर रही होती है। अब आगे लीजी ही कुछ सोचता है इन तीनों को रोकने के लिए। वो अपनी ब्रिक का यूज करता है और उस कुनियुन के गुस्से को शांत करवाता है इन दोनों लड़कियों को रोकते हुए। यहाँ लीजी के फोरहेड से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि उस कुनियुन को वहीं पे सीधा खड़ा कर देती है, उसे शांत रहने का ऑर्डर देती है कि वो उन दोनों लड़कियों से भी कहता है कि अपने अपने वेपन्स को नीचे कर लो। अब आगे लीची जो होता है वो तानियो को समझाता है कि तुम्हारे फादर की सजा इसकी वजह से नहीं, बल्कि हो सकता है कि उन्होंने किसी और के इल्जाम को अपने सर ले लिया। आगे वो उसे समझाते हुए बताता है कि किसी और ने ही उसकी कंट्री को धोखा देने के लिए अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया होगा, झूठे इल्जाम को तुम्हारे फादर के ऊपर लाद दिया होगा। तानियो भी समझ जाती है कि उसके फादर तो मात्र एक डिप्टी कमांडर थे, बाकी इस कुनियुन को पकड़ने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली थी, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता ही नहीं। जिसमें कुनियुन भी उसे कहता है कि तुम सही सोच रही हो, जिन लोगों ने उस रात तुम्हारे घर पे रेड डाला था वही तुम्हारे असली दुश्मन है, ना कि मैं हूँ। जिसपे तानियो उसे कहती है कि बस उस समय तक वेट कर लो जब मैं पूरी सच्चाई का पता ना लगा लूं, उसके बाद मेरी लाइफ में हुए एक एक नुकसान का मैं तुमसे गिन गिन करके बदला लूंगी। जिसपे कुनियुन भी कहता है कि ठीक है, तो पहले सच्चाई का पता लगा लो, फिर देखते हैं कि कौन यहाँ पे दोषी ठहराया जाता है। अब आगे इनके बीच थोड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ये सॉल्व होती है और अब ये सभी अपने आगे की जर्नी तय करने के लिए साथ में बढ़ते हैं। अब आगे दिन जो चढ़ाया होता है, लेकिन फिर भी उस जंगल में धूप की एक रोशनी नहीं दिखती और चारों तरफ से मानो अंधेरा ही छाया हुआ रहता है। अब ये लोग उसी मैप को फॉलो करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। काफी देर अंदर जाने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि ये बस गोल गोल घूम रहे हैं और अब ये पूरी तरह से अपना रास्ता भटक चुके हैं। लेकिन अब अचानक से वे लोग ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं जो कि डेड एंड होता है, वहां से आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता। तभी लीजू को वहां पे कुछ अजीब सी चीज होने का एहसास होता है। वो एक पेड़ पे देखता है कि एक पॉइजन जैसा लिक्विड उससे टपक रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ आसपास कोई न कोई मॉन्स्टर जरूर है। अब आगे उन्हें सांप की सरसराहट भी सुनाई देती है और एकाएक वे लोग उस सांप की पूंछ को देखते हैं। इसमें एक खौफनाक तरह का डंक होता है और वो डंक इन पे अटैक करने वाला होता है। कुनियुन इस अटैक को शॉट से डॉज करता है। आगे उन सभी के सामने वो स्नेक अपीयर होता है जिसकी एविल एनर्जी काफी ज्यादा भयानक थी। वो स्नेक ऐसा होता है कि पल भर में ये इनके सामने आ जाता था। थोड़ी ही देर में वो जमीन को चीरते हुए किसी और जगह पे पहुंच जाता है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सांप किधर से आता है और किधर से अटैक करता है। आखिर उस स्नेक से बचने के लिए वे लोग किस दिशा में अटैक करें, क्योंकि वो जो स्नेक था वो एक 4 स्टार हुक स्नेक होता है जो कि अपने शिकार को अपनी पूंछ पे बने हुए डंक से पहले मारता है और उन्हें जिंदा ही निगल लेता है। अब आगे वो जो स्नेक होता है सबसे पहले कुनियुन पे अटैक करता है, जिससे बचने के लिए कुनियुन लगातार अपने शॉट्स का इस्तेमाल करता है और इधर लीजी भी कुनियुन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्रिक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उस स्नेक पे ईंट से अटैक किया जाता है वो जमीन के चीरते हुए अंदर घुस जाती है, फिर एकाएक उनके सामने अपीयर होती है। अब आगे कुनियुन के साथ यहाँ शिफी भी अपने इंस्ट्रूमेंट से उस स्नेक पे लगातार अटैक कर रही होती है, लेकिन इस अटैक का उस स्नेक पे जरा भर भी इफेक्ट नहीं होता। वो स्नेक इन सभी से छुपते हुए अचानक से फिर से पीछे से हमला करता है, लेकिन अब की बार जो जायुकी होता है वो उस स्नेक को देख लेता है और एंड मौके पे यहाँ लीजी शिफी को बचाते हुए उस स्नेक पे अपने ब्रिक से अटैक करता है, जिससे वो स्नेक थोड़ी देर के लिए चकरा तो जाता है, लेकिन फिर से वो उनके ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन यहाँ जो तान्यू होती है इस अटैक को डॉज कर लेती है और लीजी और शिफी को बचा लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि तान्यू और कुनियुन लगातार उस स्नेक पे अपने शॉट से अटैक कर रहे होते हैं,
लेकिन फिर से वो स्नेक इनके अटैक से बचते हुए वो जमीन के अंदर चली जाती है। अब इन सभी को यही लगता है कि वो स्नेक यहाँ से भाग चुका है, जिस पे लीजी कहता है कि अभी भी मौका है, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्नेक ने हमें इंटेंगल कर लिया तो इसके चंगुल से हम बच नहीं पाएंगे। अब वे चारों अपनी जान बचा करके उस स्नेक से भाग रहे होते हैं कि फिर से वो स्नेक जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलता है और इनका तेजी से पीछा करने लगता है और वो इन्हें पीछे के साथ साथ अब सामने से भी आकर के घेर लेता है। देखा है कि अब इन पे अटैक करने वाला होता है कि इसी टाइम यहाँ पे फिनिश कर दिया जाता है एपिसोड को। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।